हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनसाइड बॉटनी। और जो आज का हमारा टॉपिक है फाइटो हार्मोन का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। इसमें हम प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स को पढ़ रहे हैं, जो क्या है ऑक्सिन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अब हम बात करेंगे जिबरेलिन की। तो जिबरेलिन की खोज की बात करें बच्चों, तो इसकी खोज के सबसे पहले जहाँ से रिपोर्ट हुई वो है जापान। जापान में राइस सीडलिंग जो है वो अचानक बहुत बढ़ रही थी। तो जब उस पर स्टडी किया गया तो पाया गया कि एक फंगस है जिब्रेला, जिसकी वजह से इसमें इन्फेक्शन हुआ है और इनकी ग्रोथ अचानक बढ़ रही है। तो इसको नाम दिया गया फुलिश सीडलिंग डिजीज़। फुलिश सीडलिंग क्योंकि ये सीडलिंग फुलिशली बढ़ रही हैं और बढ़ने के बाद क्या हो रहा है, अल्टीमेट ये डेथ कर जा रही है, इनकी डेथ हो जा रही है, क्योंकि ये अगेन अपने न्यूट्रिशन को और फोटोसिंथेसिस को मैच नहीं कर पा रही हैं अपनी ग्रोथ से। तो इसको जापानीज़ में बकैने डिजीज़ कहा जाता है, क्योंकि यह जापान से ओरिजिनेटेड है तो इसका नाम वहीं से आया। और इसको हम लोग फुलिश सीडलिंग ऑफ डिजीज़ भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके आइसोलेशन की, तो इसका आइसोलेशन जो है वो यबूटा एंड हयासी को जाता है। और उन्होंने इस फंगस से इसको जिब्रेलिन ए के नाम से आइसोलेट किया था। उसके बाद इसको यबूटा और सिमिकी ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि ये जो फंगस सिक्रीट कर रहा है कोई केमिकल, वो केमिकल रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो वो केमिकल क्या है, इसी की स्टडी हम आज करने जा रहे हैं। इसको हम लोग जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं। और बाद में रिपोर्ट किया गया कि नॉट ओनली इन दिस फंगस बट बहुत सारे मॉसेस में, एल्गी में, फर्न में, यहाँ तक कि एंजियोस्पर्म बैसिलस जैसे बैक्टीरिया में, और साथ ही सारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो हैं उसमें भी जिब्रेलिन सिंथेसाइज होता है, नेचुरली सिंथेसाइज होता है और प्लांट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प भी करता है। उसके अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जिब्रेलिन के लिए प्रिकर्सर क्या है, एसिटिल कोएंजाइम ए। साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है, प्लास्टिड्स ऑफ इमेच्योर सीड्स, यंग लीव्स, रूट्स एक्सेट्रा, हर जगह पर ये बन रहे हैं और इनका प्रिकर्सर है एसिटिल कोएंजाइम ए। इसकी मूवमेंट की बात करें हम, तो इसका मूवमेंट जो है नॉन पोलर है, क्योंकि ये वेस्कुलर बंडल को यूटिलाइज कर रहा है। जैसा ऑक्सिन में था यूनिडायरेक्शनल पोलर, यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर नॉन पोलर है। और वहाँ पर क्या था, सेल टू सेल मूवमेंट हो रहा था, दैट इज पैरेन्काइमा इन्वॉल्व, नॉट वेस्कुलर बंडल। हियर वेस्कुलर बंडल और इन्वॉल्व, नॉट पैरेन्काइमा। तो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो स्टडीज़ में देखा गया है कि जिब्रेलिन का जो इफ़ेक्ट है ये मॉलिक्यूलर लेवल पे यानी न्यूक्लिक एसिड को अफेक्ट करता है। तो न्यूक्लिक एसिड में ये क्या कर देता है, एमआरएनए सिंथेसिस को बढ़ा देता है। जब एमआरएनए सिंथेसिस बढ़ जाती है तो उसकी वजह से डिज़ायर्ड प्रोटीन बढ़ जाते हैं, यानी एंजाइम्स का बनना हो जाता है ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा क्या होता है, फिर ग्रोथ इफेक्ट्स हमें सामने आते हैं के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम लोग कहते हैं डी नोवो सिंथेसिस ऑफ अल्फा माइलेज, प्रोटीएजेस, रिबोन्यूक्लिएजेस एंड अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स विच आर नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ। तो जो जिब्रेलिक एसिड है ये क्या कर रहा है, एक तो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, प्लस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे भी और ट्रांसलेशन लेवल पे भी। तो इसका कंट्रोल जो है वो पूरी तरह से प्लांट ग्रोथ को इसलिए ये अफेक्ट कर पा रहा है। अब हम बात करते हैं कि जिब्रेलिन का इफ़ेक्ट क्या क्या है, यानी इसका रोल क्या है। तो सबसे पहले तो इलोंगेशन ऑफ डॉर्फ प्लांट्स, क्योंकि आपको पता है कि ये भी एक ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है और ये लेटरल ग्रोथ में ही हेल्प कर रहा है। तो इलोंगेशन में हेल्प करेगा, स्टेम्स की इलोंगेशन में हेल्प करेगा। और जिसका बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है वो है बोल्टिंग ऑफ फ्लावरिंग, बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग। बोल्टिंग क्या होता है, जस्ट बिफोर द रिप्रोडक्शन, यानी फ्लावर्स के बनने से पहले जो इंटरनोड्स होते हैं उनको इलोंगेट होना होता है ताकि एक सफिशिएंट स्पेस मिल सके। तो नॉर्मली क्या होता है, कोल्ड ट्रीटमेंट से बोल्टिंग को ब्रेक किया जाता है, यानी इसको प्रमोट किया जाता है कि इंटरनोड्स बढ़ें और फ्लावरिंग जल्दी से जल्दी हो। लेकिन ये जिब्रेलिक एसिड जो है ये नेचुरली इस चीज़ को हेल्प करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं कोल्ड ट्रीटमेंट का सब्सटीट्यूट ले सकते हैं एज अ जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन को। दूसरी हम बात करें तो ये जर्मिनेशन को भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये अल्फा एमाइलेज प्रोटीएजेस बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए जर्मिनेशन। ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी इन पोटैटो ट्यूबर्स, जो डॉर्मेंसी का पीरियड रहता है पोटैटो का उसको ये ब्रेक कर देते हैं, जिससे ट्यूबर जो है जल्दी जर्मिनेट कर जाते हैं।
उसके बाद ये हम कह सकते हैं कि मेलनेस कॉज करता है प्लांट में। ऑक्सिन में हमने देखा कि वो फीमेलनेस कॉज करता है, यानी फीमेल फ्लावर्स को ज़्यादा बढ़ावा देता है, जबकि जिब्रेलिन क्या है, ये मेल प्लांट्स को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। पार्थिनोकार्पी में हेल्प कर रहा है। पार्थिनोकार्पी यानी कि सीडलेस फ्रूट का फॉर्म। इट स्टिमुलेट सेल डिवीजन इन वैस्कुलर कैम्बियम इन मैनी डेसिडुअस ट्रीज। तो बहुत सारे प्लांट्स पे ये कैम्बियल एक्टिविटी को भी प्रभावित कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं साइटोकाइनेज की। साइटोकाइनेज जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, सेल डिवीज़न को एक्सेलरेट कर देता है। तो ज़्यादा सेल डिवीज़न होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ प्रमोट होती है। साइटोकाइनेज, साइटोकाइनेज जैसा मैंने पहले बताया, इसका प्रिकर्सर क्या है, प्यूरिन ग्रुप्स जैसे एडेनिन। तो हम बात कर रहे हैं कि साइटोकाइनेज का रोल क्या है, सेल डिवीज़न, ये भी मैंने आपको पहले बताया। तो ये सेल डिवीज़न बढ़ा के और तब प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। साइटोकाइनेज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा कि ऑक्सिन और जिब्रेलिन जो है ये लेटरल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, लेकिन जो साइटोकाइनिन है ये इसको गर्थ में बढ़ाने की, यानी जो इसकी चौड़ाई बढ़ेगी प्लांट की, वो कैसे बढ़ती है, विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइनेज। क्यों? क्योंकि साइटोकाइनेज जो है वो डिवीज़न को बढ़ा रहा है। और डिवीज़न आपको पता है बच्चों, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टम, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि लेटरल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। मेरिस्टम कई तरह का होता है और कई जगह पाया जाता है। तो मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम भी है जो उसको गर्थ में बढ़ाता है। तो वहाँ पर साइटोकाइनिन का रोल सामने आता है। अब हम बात करते हैं कि साइटोकाइनिन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो साइटोकाइनिन की फर्स्ट डिस्कवरी जो है वो एक सिंथेटिक साइटोकाइनिन का रूप है, काइनेटिन, उसकी डिस्कवरी हुई थी, जिसको स्कूक एंड मिलर ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था। तो ये जो उन्होंने डिस्कवर किया था काइनेटिन, एक कैलस कल्चर था, उसमें से इसको आइसोलेट किया था। उस कैलस कल्चर के न्यूट्रिएंट मीडियम में कुछ ओल्ड डीएनए डाले थे, तो कुछ रखे हुए डीएनए में जो कुछ चेंजेस हो गए थे, उसकी वजह से वहाँ पर ग्रोथ का प्रमोशन हुआ। तो इसको जब फ्रेश डीएनए के सैंपल के साथ किया गया तो ये चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया जो फ्रेश डीएनए में प्यूरिन है वो क्या है, वो तो सिर्फ प्रिकर्सर है, अभी उसमें वो बना ही नहीं था। तो यहाँ पर क्या हुआ, काइनेटिन बन गया और काइनेटिन कैलस को ग्रोथ को प्रमोट किया। तो कैलस की जो ग्रोथ है उसमें से वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया काइनेटिन। तो हम कह सकते हैं काइनेटिन जो आया वो क्या है, वो सिंथेटिक साइटोकाइनिन का टाइप है। लेकिन जो फर्स्ट नेचुरल काइनेटिन, जो फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन की बात करें तो वो है जियाटीन, जो कॉर्न प्लांट से, क्योंकि कॉर्न का नाम जियामेज आपको पता है, उसी से इसका नाम रख दिया जियाटीन। तो वहाँ से इसको आइसोलेट किया गया था और इसको आइसोलेट करने वाले थे लीथम 1960। तो 1955 में काइनेटिन की डिस्कवरी हुई और 1960 में नेचुरल जियाटीन की डिस्कवरी हुई। जब इनके केमिकल कॉम्पोजिशंस को देखा गया और इनके इफेक्ट को देखा गया तो पता चला कि दोनों सिमिलर हैं, तो इनका एक नाम रख दिया गया साइटोकाइनिन। है कि साइटोकाइनिन्स का इफेक्ट क्या क्या है। तो सबसे पहला मैंने आपको बता दिया सेल डिवीज़न का इफेक्ट। सेल डिवीज़न कैसे इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये G2 का जो ग्रोथ फेज है उसको जल्दी से एक्सेलरेट करके M फेज तक ला दे रहा है, और जैसे ही ये इसको M फेज तक लाएगा तो आपको पता है डिवीज़न बढ़ जाएगा। और हम इसकी बात कर लें मूवमेंट की, जो हमने अभी नहीं की। मूवमेंट इसका ऑक्सिन की तरह भी है और जिब्रेलिन की तरह भी है। इसका मतलब सेल टू सेल भी मूव हो रहा है और वेस्कुलर बंडल के थ्रू भी मूव कर रहा है। तो इसका मूवमेंट क्या हो गया, दोनों तरीके से हो गया। तो ये थ्रू आउट द प्लांट पाया जाता है, थ्रू आउट द प्लांट ये क्या है, पहुंच जाएगा इजीली। और इसके इफेक्ट की हम बात कर रहे थे तो मॉर्फोजेनेसिस में बहुत हेल्प करता है। इसीलिए टिश्यू कल्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉर्फोजेनेसिस क्या होती है, एक टिश्यू से ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम का बनना। तो इसको क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। इसको साइटोकाइनिन मॉर्फोजेनेसिस को इम्पैक्ट कर रहा है। उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी में जैसे जिब्रेलिक एसिड यूज़ हो रहा था, सिमिलरली साइटोकाइनिन्स भी यूज़ हो रहा है। साइटोकाइनिन भी क्या कर रहा है, डॉर्मेंसी को ब्रेक करके, यानी जो डॉर्मेंट पीरियड है, जो रेस्टिंग पीरियड है किसी भी ट्यूबर का, सीड का, उसको क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है और उसमें ग्रोथ रिस्टोर कर रहा है। सेनेसेंस जो है, सेनेसेंस का मतलब है जैसे पत्ते पीले पड़ते हैं और फिर उसके बाद वो झड़ जाते हैं, तो उस चीज़ को क्या कर रहा है, ये रोक रहा है, उसको डिले कर रहा है। यानी अगर
आप डायरेक्ट सप्लाई करते रहे साइटोकाइनेज की, तो उसमें आप देखेंगे कि जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन कर रही है और उसमें सेनेसेंस बहुत डिले हो गया है। बिल्कुल ऑक्सिन की तरह ही ये भी क्या है, फीमेलनेस कॉज कर रहा है प्लांट पे, यानी कि नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स बढ़ा रहा है। पार्थिनोकार्पी ये भी इंड्यूस कर रहा है, जैसा हमने जिब्रेलिक एसिड में पढ़ा। ऑल्सो स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ इमेच्योर प्लास्टिड्स इनटू फंक्शनल क्लोरोप्लास्ट। तो बहुत जल्दी इसको एक्सेलरेट कर रहा है कि एक फंक्शनल क्लोरोप्लास्ट बन जाए, जिसके द्वारा क्या हो, प्लांट की ग्रोथ आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की। ग्रोथ इनहिबिटर का फर्स्ट एब्सिसिक एसिड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ABA शॉर्ट में कहते हैं, और इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कोई भी प्लांट स्ट्रेस में होता है उस टाइम एब्सिसिक एसिड सबसे ज़्यादा बनता है। और नॉर्मल अगर हम बात करें कि प्लांट में ये कब बन रहा है, तो जब नॉर्मल प्लांट की एजिंग होती है, यानी समय के साथ जब प्लांट कह सकते हैं जैसे हम लोग बूढ़े होते हैं वैसे प्लांट भी बूढ़े होते हैं। तो जब प्लांट बड़े होते हैं, ओल्ड होते हैं, और जैसे लीव्स आप देख रहे हैं येलो हो रही हैं, तो लीव्स का येलो होना ये सब जो है ये एब्सिसिक एसिड प्रमोट करता है, और उस टाइम एब्सिसिक एसिड की मात्रा सेल्स में आप ज़्यादा पाएंगे। एब्सिसिक एसिड के लिए मैंने आपको बच्चों बताया था कि इसके लिए कैरोटिनॉइड्स की ज़रूरत है। कैरोटिनॉइड्स क्या होते हैं, ये वो पिगमेंट्स, यहाँ पर क्या है, ग्रीन जो पिगमेंट्स हैं वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं कैरोटिनॉइड्स में, और फिर कैरोटिनॉइड्स कन्वर्ट हो रहा है एब्सिसिक एसिड में, जो इसको सेनेसेस की तरफ प्लांट को ले जा रहा है। अब हम बात करें इसके डिस्कवरी और एक्सट्रैक्शन की, तो इसको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जगह से रिपोर्ट किया है। जैसे कि ओल्ड कॉटन बॉल और न्यू कॉटन बॉल से इसको कार्न्स एंड एडिकॉट ने एक्सट्रैक्ट किया, जिसका नाम उन्होंने दिया एब्सिसिन 1 एंड एब्सिसिन 2। बेनेट, क्लार्क एंड किफोर्ड ने आइसोलेट किया इनहिबिटर बीटा फ्रॉम एक्सिलरी बड एंड outer layer of dormant potato. Waring and Cornforth isolate substance, जिसको उन्होंने नाम दिया डॉर्मिन, क्योंकि इन्होंने इसको डॉर्मेंट बर्ड से आइसोलेट किया था, और जो रिस्पॉन्सिबल था बर्ड डॉर्मेंसी के लिए। जब इनको केमिकली टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये सब कुछ एक ही हैं, तो इनको एक ही कैटेगरी में, यानी कि इसको एब्सिसिक एसिड की कैटेगरी में रख दिया गया, और सबको हम लोग क्यूमुलेटिव टर्म में कहते हैं एब्सिसिक एसिड या ABA। इनकी अकरेंस मैंने बता ही दी आपको, कैरोटिनॉइड प्रिकर्सर है, तो ये कहाँ पर मिलेंगे, प्लास्टिड में मिलेंगे, तो इनकी अकरेंस जो हो गई वो प्लास्टिड्स में हो गई। और ये प्लास्टिड्स कैसे होंगे, मैच्योर लीव के प्लास्टिड्स होंगे, यंग लीव्स के नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एजिंग और सेनेसिस में हेल्प कर रहे हैं, तो ये मैच्योर प्लास्टिड में है। और इनका जो मूवमेंट है वो है नॉन पोलर, और ये यूटिलाइज करते हैं फ्लोएम को अपने मूवमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं इसके इफ़ेक्ट्स की, कि एब्सिसिक एसिड का इफ़ेक्ट क्या है। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट जो है वो एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी जब कोई लीफ मैच्योर हो गई है और उसको अलग होना है ट्री से, तो क्या होगा, उसकी आपको पता है कि वहाँ पर एक एब्सिशन लेयर बन जाती है, और जो लीफ का पेटियोल है वो ईजिली शेड हो जाता है, तो जो उसकी शेडिंग है उसमें हेल्प करता है। कोई फ्लावर मैच्योर हो गया और वो डेड हो रहा है, तो वो भी ईजिली शेड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एब्सिसिन। और हम बात कर रहे हैं कि जब फ्रूट्स पक जाते हैं तो फ्रूट्स कैसे अलग होते हैं, तो वहाँ पर भी क्या है, इसका इफेक्ट है, यानी एब्सिशन ऑफ लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट में हेल्प कर रहा है। डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स में, यानी एक अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो उसको पास ऑन करने की जो ताकत है जो सीड में और बर्ड में होनी चाहिए, जिससे कि वो उस कंडीशन को पास ऑन कर सके, और फिर से जब फेवरेबल कंडीशन आए तो वो जर्मिनेट करे। तो ये कंडीशन उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये एब्सिसिक एसिड जो है वो इसमें इसकी डॉर्मेंसी को बढ़ाने के लिए हेल्प कर रहा है। सेनेसेंस मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये क्लोरोफिल को जाहिर सी बात है डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्लोरोफिल जैसे जैसे डिस्ट्रॉय होंगे और कैरोटिनॉइड्स की मात्रा बढ़ती जाएगी, और फिर ग्रीन से पत्तियां येलो होंगी और येलो से ब्राउन, और उसके बाद आपको पता है कि वो शेड हो जाएंगी, यानी ख़त्म हो जाएंगी, प्लांट से डिटैच हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये न्यूक्लिक एसिड को भी ब्रेक कर रहा है, प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है, बहुत तरीके से इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये एजिंग के प्रोसेस को बढ़ा रहा है। एजिंग का प्रोसेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्लावरिंग को डिले करने में। अगर प्लांट जब स्ट्रेस में होता है, क्योंकि आपको पता है जब फ्लावर्स का बनना है, यानी फ्लावर्स और फ्रूट्स के बनते समय में
सारी जो प्लांट के फूड मटेरियल हैं वो उनका ट्रांसलोकेशन कहाँ होने लगता है, रिप्रोडक्टिव एरिया में। तो ये फ्लावर ये को ही बनना बंद कर देता है या उसको डिले कर सकता है, उसको विदहोल्ड कर सकता है, रोक सकता है। तो इससे क्या होगा, जो फूड मटेरियल है उसका कंजप्शन एक तरह से कंट्रोल हो जाता है और वो विद इन द और टिश्यू रहता है जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही फ्लावर बनने लगता है मैक्सिमम जो ट्रांसलोकेशन है फूड का वो उधर की ओर हो जाता है। और ट्यूबर की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ट्यूबर का फॉर्मेशन बनाने में। सेल डिवीज़न को भी डिले कर देता है। सेल डिवीज़न डिले होना अगेन फूड रिसोर्स को बचाना है यहाँ पर, ताकि क्या है जो भी ये स्ट्रेस का पीरियड है वो चला जाए, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। जब वाटर की स्कैरसिटी हो जाती है तो क्या करते हैं, स्टोमेटल क्लोजर में बहुत हेल्पफुल है ये, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है जिससे वाटर लॉस प्रिवेंट होता है, यानी ट्रांसपिरेशन की रेट को कंट्रोल करने में भी ये हेल्पफुल है। और इसको हम कह सकते हैं कि ये एक ग्रैंड स्ट्रेस मैनेजर है, जो प्लांट को तब ज़रूरत होती है जब वो स्ट्रेस में रहता है या प्लांट के नेचुरल प्रोसेस एजिंग और सेनेसेंस में इसकी ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं इथाइलिन की। इथाइलिन लास्ट हम आ गए हैं, ये लास्ट हार्मोन है जिसको हम लोग वोलाटाइल हार्मोन भी कहते हैं। वोलाटाइल मतलब जो हवा में उड़ जाए, यानी गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में एक लौता ये हार्मोन है जो गैस फॉर्म में प्रेजेंट है। सबसे पहले बर्ग 1962 ने इथाइलिन को एज अ ग्रोथ रेगुलेटर इस्टेब्लिश किया। इसके पहले इसको एक नॉर्मल केमिकल माना जा रहा था और इसका क्या योगदान है इसमें प्लांट के ग्रोथ रेगुलेशन में, इसको थोड़ा सा ये नज़रअंदाज था। तो आप जब भी कोई फ्रूट देखते हैं पक जाता है तो उसमें बहुत फ्रूटी सी स्मेल आती है। वो फ्रूटी स्मेल एक्चुअली क्या होती है, वो फ्रूटी स्मेल एक्चुअली यही इथाइलिन है। तो इथाइलिन आपको पता है ये रिस्पॉन्सिबल है उसकी स्मेल के लिए। और इथाइलिन प्रोड्यूस्ड इन फ्रूट्स, रूट्स, सीड्स, लीव्स, इवन आप कह सकते हैं कि प्लांट के लगभग सभी पार्ट में इथाइलिन। अब हम बात करते हैं इथाइलिन के इफ़ेक्ट के बारे में। इफ़ेक्ट इसका क्या है, तो सबसे पहले इलोंगेशन ऑफ स्टेम को इनहिबिट करना, यानी बिल्कुल कॉन्ट्रेरी टू ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, ये उसके इनहिबिशन को बिल्कुल स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है। कॉजिंग स्वेलिंग ऑफ नोड्स, अगेन कॉन्ट्रेरी टू जिब्रेलिक एसिड, क्योंकि वहाँ पर जैसे इंटर नोड्स को बढ़ने में हेल्प मिल रही थी, यहाँ पर जब नोड्स स्वेलन हो जाते हैं तो इंटर नोड्स को बढ़ने में हेल्प नहीं मिलती है। वर्क अगेंस्ट जियोट्रोपिज्म, अगेन ये क्या है, उन दोनों की कॉन्ट्रेरी है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो भी ऑक्सिन और जिब्रेलिन कर रहे हैं उसका सब उल्टा कौन करेगा, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो ये आपको याद करने में ईजी हो जाएगा। उसके बाद कह सकते हैं कि फ्लावर के रिटार्डनेस में भी यानी फ्लावर का बनना जो है उसको ये क्या कर रहे हैं, उसको भी रोक रहे हैं फ्लावर्स के बनने को। और एब्सिसिन को ये भी प्रमोट कर रहा है, लीव्स के एब्सिशन को, फ्लावर के एब्सिशन को, फ्रूट के एब्सिशन को और फ्रूट राइपनिंग में। तो ये महत्वपूर्ण एजेंट है ही। तो आज हम लोग ने पूरे इसमें पढ़ लिया है कि जिब्रेलिक एसिड क्या होता है और इथाइलिन क्या है। आपसे इन 5 प्लांट हार्मोन के अलावा कुछ पॉलीएमीन्स भी हैं जो प्लांट की ग्रोथ को चेक करते हैं, लेकिन वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और हर प्लांट में उनको रिपोर्ट भी नहीं किया गया है, इसीलिए हम उसको इस कैटेगरी से थोड़ा अलग रख रहे हैं और उसको हम इसमें नहीं पढ़ रहे हैं। अदरवाइज़ प्यूट्रेसिन, कैवाडरिन और स्पर्मीन, ऐसे कई सारे नाम आप और पढ़ेंगे जो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लांट हार्मोन आप अच्छे से समझ लीजिए, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। कमेंट में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी कि आप सेटिस्फाइड हो सके बच्चों। तो अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, बहुत आगे बढ़िए मेरी विशेष के साथ। आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।